नमस्कार दोस्तों। एक बड़ी ही जो रोचक वाकया चल रहा है बाजार में, उसके बारे में हम चर्चा करने जाते हैं। नाम है पेटीएम। पेटीएम के जो क्रैशेस हुए अभी पिछले हफ्ते भर में, स्टॉक जो है वो 40-50% से भी ज़्यादा के करीब का फॉल आ गया। मात्र 2 दिन के अंदर 20-20% का सर्किट। तो अब ये मत कहना कि आप तो सर बार-बार एक ही बात को दोहराते रहते हो। जी हाँ, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए आपको वाक़ई उन 2 बातों के ऊपर बहुत पैनी नज़र रखनी पड़ेगी, अर्निंग्स एंड ग्रोथ। जब हम ये बात देख रहे थे कि पेटीएम का अर्निंग और ग्रोथ लेवल सही नहीं जा रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करी? अभी मैंने आज सुबह ही एक वीडियो में कहा कि बताया कि लोग किस तरीके से यूरोपिया के अंदर फँसते हैं, जो अपसाइड का सेंटीमेंट हो या डाउन साइड का सेंटीमेंट हो, तो किस तरीके से फँसते हैं। बहुत सारे लोग उसमें फँसे और उसका हश्र जो है वो बहुत ख़राब हुआ। तो ऐसे कौन-कौन से बिंदु रहे और ऐसे कौन-कौन से वाक़यात रहे जो पेटीएम के अंदर इस तरीके से धरातल पर आ गया और कितना जाएगा, वो भी हम एक चर्चा करेंगे आगे। आने वाले समय में जो मार्केट में सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स में ये बातें की बड़ी ज़ोर-शोर से चर्चा चल रही है कि पेटीएम बंद हो जाएगा अब, तो उसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको जो बाज़ार में जो स्कैम कह सकते हो, जो सबसे बड़ा जो स्कैम होता है वो कॉर्पोरेट घरानों के अंदर होता है। किस तरीके का होता है? हम थोड़ा छोटी-सी चर्चा उसके बारे में समझते हैं। रिलेटेड पार्टी डील के नाम से एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं और उसकी ट्रांसपेरेंसी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ये होता क्या है? किस तरीके से जो कॉर्पोरेट घराने हैं और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वो किस तरीके से पैसा जो है वो खींचती हैं। शेयर होल्डर से नहीं, व्यापार से। रिलेटेड पार्टी डील में ये होता है कि कोई एक कंपनी बनी, लिस्ट हुई और उसका जो मान लीजिए उसका जो हेडक्वार्टर बनना था या उसका कोई ऑफिस बनना था, जो कॉर्पोरेट ऑफिस था, वो कहीं पे किसी ना किसी बिल्डिंग में बनेगा। तो उस बिल्डिंग में वो या तो खुद की होगी या फिर वो किराए पे ली जाएगी। अब उसका बाजार मूल्य किराए का मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है या 2 करोड़ रुपए है। अब अमूमन तौर पे ऐसा होता है, इतनी मार्केट वैल्यूज उनकी होती हैं, रेंटल वैल्यूज। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी वो खुद अपनी बिल्डिंग बनाती है और दूसरी उनकी एक और पैरेलल कंपनी होती है। वो पैरेलल कंपनी जो उनकी खुद की होती है, वो लिस्टेड नहीं होती है। वो कंपनी बिल्डिंग बनाती है और उस बिल्डिंग बनाने वाली कंपनी से जो लिस्टेड कंपनी है वो किराए पे ले लेती है। तो किराया भी घर के घर में रह गया। और वो क्यों किराया बाजार में अगर उसकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू 2 लाख रुपए थी, तो ये उसको 6 लाख, सॉरी, मैं लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करोड़ की बात कर रहा हूँ। उसकी रेंटल वैल्यू अगर 2 करोड़ रुपए थी, तो ये लिस्टेड कंपनी उसको 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए में मंथली किराए पे ले लेती है। तो इस तरीके से एक लिस्टेड कंपनी अपनी ही दूसरी एक कंपनी को फायदा पहुंचाती है और इसमें उसकी डील होती है। इसकी परमिशन है, ऐसा नहीं है कि ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड है। बट अगर उसको रेंट पे किया गया है, लिया गया है, तो उसमें जो उसका बाजार का रेंट वैल्यू है सिर्फ उतनी ही अलाउड है। बट हो जाता है ऐसा, और होता है और हुआ। तो ये थर्ड पार्टी, ये जो होती है रिलेटेड पार्टी डील, उसके बारे में मैंने आपको बताया। पेटीएम में भी हुआ। मैं ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ, वो सारी पब्लिक डोमेन्स और रिलायबल रिसोर्सेज से कलेक्ट करने के बाद जो उसका निचोड़ लगता है, मुझे समझ में आया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो इसमें मेरा गला ना पकड़े बाद में, अगर इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बात मेरी गलत निकलती है तो। अमूमन तौर पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बहुत करीब से करीब हकीकत की तरफ लेके जा सकूँ। तो ये तो हो गया बात इसमें थर्ड रिलेटेड पार्टी डील की। बहुत ज़्यादा अफ़सोस की बात तो है ही है कि इतना बड़ा फॉल हुआ। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इसमें अच्छा खासा नुकसान भी हुआ और वो परेशान भी हैं। इसके साथ ही एक खुशखबरी भी बाज़ार में दौड़ रही है कि मॉर्गन स्टैनली में इसमें 244 करोड़ रुपए का स्टेक खरीदा, शेयर्स खरीदे शुक्रवार को मार्केट बंद होने के कुछ ही वक्त पहले। तो एक स्माइल सी लोगों के चेहरे पे आई
बट मैं इसके साथ ही साथ एक दूसरी हकीकत की तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। इसी तरीके से मॉर्गन स्टैनली या कोई और एफआईज थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2015-2017 के अंदर सिंटेक्स में भी इसी तरीके का भारी इन्वेस्टमेंट किया गया था। सिंटेक्स गिर रही थी और गिरते में उसमें एक भारी निवेश इसी तरीके का 100-150 करोड़ रुपए का या 80-90 करोड़ रुपए का था। पर सिंटेक्स को देख लीजिए, सिंटेक्स की क्या हालत हो गई है। तो मैं आज भी पेटीएम में अगर यहाँ से उठाव भी आएगा तब भी मैं उसमें हाथ डालने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं दूसरों को जो भी ये राय दूंगा कि वो पेटीएम के अंदर अब हाथ डालें। जो फंसे हुए हैं वो फंसे ही हैं तो फंसे ही रहेंगे, उनके लिए तो अभी फिलहाल कोई इलाज नहीं है और कोई हल भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ अगर ऊपर उठान मिलता है, कहीं तेजी मिलती है कुछ वक्त में, तो निकलने की कोशिश भी कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ये इन्वेस्टमेंट किस नज़रिए से किया होगा, वो मेरे समझ से अभी फिलहाल बाहर है। आगे का जो पेटीएम के ऊपर मेरा जो पक्ष है वो तीसरे नंबर पे है। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पर ध्यान से सुनिए उसको, बहुत काम की बातें मैं आगे पेटीएम से संबंधित बताने जा रहा हूँ। आगे चलते हैं इसमें कि एक्चुअल में पेटीएम की हिस्ट्री को समझते हुए कि पेटीएम में क्या क्या कारण बने होंगे या क्या क्या रीजंस रहे होंगे। मार्केट में इस बात की बड़ी जोर शोर से चर्चा है कि पेटीएम अब बंद हो जाएगा। देखते हैं। पेटीएम ने रूल्स फॉलो नहीं किए आरबीआई के, इसलिए ऐसा हुआ। क्या ऐसी भी रूमर्स हैं मार्केट में कि पेटीएम के साथ में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जियो या किसी और कंपनी को कुछ फ़ायदा पहुंचाने की बात हुई हो? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये कोई क्लेम नहीं है। ये इन्फॉर्मेशंस के ऊपर रिलाई करने के पहले आप अपनी रिसर्च करें। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं मैंने वो पब्लिक डोमेन से कलेक्ट करी हैं, सोशल मीडिया से और न्यूज़ चैनल से और कई न्यूज़पेपर से। जो मुझे सूटेबल कंटेंट लग रहा है वो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। मैं ये क्लेम आपके सामने इस वीडियो में दोबारा रख रहा हूँ। तो इसके आगे एक और चर्चा भी बाजार में है कि कंपनी के पेटीएम के बुक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से भी जो है ये हालात हुए। मान लेते हैं हम, या फिर पेटीएम का कनेक्शन चाइनीज कंपनी से रहा या था, इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट ने इनके ऊपर इतने बड़े और इतने स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए, हो सकता है, देखते हैं। तो अब मेरा जो व्यू है इसमें वो इन सब बातों से थोड़ा हटकर है। मैं जो एनालिसिस लेकर आया हूँ वो इन सब चीज़ पेटीएम के स्ट्रक्चर की बात पहले बताता हूँ। इस पूरे पेटीएम के साथ में इसके बीच में दो कंपनियां इन्वॉल्व हैं। जो किस्सा मैंने आपको पहले बताया रिलेटिव पार्टी डील का, वो इसी के संदर्भ में मैंने आपको बताया, पेटीएम के संदर्भ में, कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ। यहाँ पर भी इसके पीछे एक और कंपनी है जिसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो काम करती है, और उसकी एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, जिसको पीपीबीएल में रेफर में आगे यूज करूंगा, ये ओसीएल की 197 लिमिटेड की एक कंपनी है, दूसरी कंपनी है, और ये तमाम तरीके की सर्विसेज और प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि वॉलेट है या मर्चेंट्स की डील है, और तमाम तरीके की हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं आरबीआई के, वो सारे पीपीबीएल को पे लगे हैं। पीपीबीएल को ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो अब वॉलेट में कोई अपना पैसा नहीं लेंगे, नए कस्टमर्स नहीं बना पाएंगे, और कोई लेंडिंग का बिजनेस उस समय में वो नहीं करेंगे 29 फरवरी के बाद। चलिए, इसके पीछे एक ये चीज़ भी सामने आती है कि इन्होंने जो नोटिस में पॉइंट है, दैट इज परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल्स, और दूसरा है मटेरियल सुपरविजन का कुछ लैप्स है। तो कंपनी इसके बारे में क्या कहती है? तो कंपनी कौन? पीपीबीएल नहीं, ओसीएल, क्योंकि इसके पीछे सारा हाथ ओसीएल का है। ओसीएल पूरा पेटीएम का ये बिजनेस चला रही है, जो पीपीबीएल काम कर रही थी। ओसीएल का कहना है कि भाई इसमें हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इसमें कोई रेगुलरिटीज के बारे में हमको अभी तक कोई डिटेल मिली नहीं है, इसलिए हम अभी इसके बारे में कोई खुलासा या कोई क्लैरिटी हम आपको नहीं दे पाएंगे।
मिस्टर विजय शर्मा ने भी यही बात कही कि हमको जब डिटेल मिल जाएंगी तब हम तभी हम बता पाएंगे कि भाई हमने कौन कौन सी रेगुलरिटीज हमारे से हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो पेटीएम में 2022 मार्च में भी उनको इस तरीके का एक नोटिस मिला था, जिसमें उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हुई थी और उनको कहा गया था कि आप फ्रेश कस्टमर्स ना बनाएं और एक्सटर्नल ऑडिट करा करके उसकी रिपोर्ट आरबीआई में सबमिट करने की बात हुई थी, जो इन्होंने शायद नहीं करी या करी है तो उस एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर काफ़ी सारे जो है इरेगुलरिटीज मिली हैं इनको और कई तरीके के कंप्लायंस नहीं मिले और जो भी इसमें रहा और जिसकी वजह से आरबीआई इतना सख्त हुआ। सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जियो या दूसरी किसी और कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए या फ़ायदा उसको हो रहा हो उसी वजह से ये सारे हुए। तो थोड़ा सा छोटा सा एक एनालिसिस हम देखते हैं कि जब पेटीएम का शेयर गिरने लगा और पूरा बैंकिंग डोमेन जब प्रेशर में था इस समय में, तो जियो का शेयर उठ रहा था। तो सवाल तो बनता है, क्वेश्चन खड़ा होता है, खबर कितनी सच है नहीं कह सकते हम, या पूरी की पूरी गलत है, बट एक नज़र हमारी जाती है इस तरफ कि जब पेटीएम गिर रहा था तो फिर जियो क्यों उठ रहा था, बाकी का पूरा डोमेन बैंकिंग डोमेन नीचे गिर रहा था। तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है। तो इसमें ऐसा भी देखने को कई बार मिलता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है पीछे कि किसी एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसी दूसरी कंपनी के सामने भारी समस्याएं खड़ी कर दी गई हों। उदाहरण के तौर पे टेलीकॉम सेक्टर, बीएसएनएल और एमटीएनएल, एयरलाइंस को देख लीजिए। तो ऐसा होता रहा है पहले भी और मैं समझता हूँ कि आगे भी होता रहेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक अब चाइनीज़ कंपनियों की बात आ रही है कि चाइनीज़ कंपनियों का जो इसमें ओनरशिप था उसमें मिस्टर विजय के पास में मैक्सिमम शेयर होल्डिंग हुआ करती थी 2022 के पहले। और मिस्टर विजय ने जो इसके ऑनर रहे हैं विजय शंकर शर्मा, उन्होंने अलीबाबा की सब्सिडरी कंपनी है एंट फिनटेक के नाम से है, नीदरलैंड से ऑपरेट होती है, उसको अपना काफ़ी सारा बड़ा एक स्टेक बेचा, लगभग उसमें उनका स्टेक 23% के लगभग हो गया था। तो ऐसा कुछ हुआ कि वो 23% का स्टेक 2023 की इस नोटिस आने के पहले, आरबीआई के नोटिस आने के पहले वो कम हो गया और उनका स्टेक लगभग अब 9% के करीब रह गया और विजय शंकर का स्टेक जो पहले 15.5% पे था वो अब 19.7 के आसपास उनका स्टेक हो गया। प्रमोटर के तौर के ऊपर उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया, उनकी जो है वो बड़ी पोजीशन, तो वो एक एसबीओ की कैटेगरी में भी आ गए, सिंगल बेनिफिशियरी ऑनर के ऊपर। बट कहानी यहाँ पर कुछ समझ में आने वाली कितनी है वो देखते हैं। अभी इसके अंदर जो बिगेस्ट, जब ये कंपनी फॉर्म हुई 2011 में 197 वाली जो थी, इन्होंने कई तरीके की सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्वमेंट अपना बनाया, लेंडिंग में और कार्ड्स में और डिफरेंट हम अभी आगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। 2017 के अंदर सॉफ्ट बैंक जापान की जो इंस्टीट्यूशन है उसने इसमें एक बड़ा स्टेक खरीदा और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि वॉरेन बफेट ने भी इसमें एक बहुत बड़ा स्टेक खरीदा। इसके साथ साथ रतन टाटा जी ने भी इसमें स्टेक लिया। तो जब इसका आईपीओ आया और लोगों ने ये देखा कि इतने बड़े बड़े हस्तियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बम्पर आईपीओ की सब्सक्राइब हुआ और सब्सक्राइब होने के बाद उसका हश्र आप सब लोगों के सामने है। सिर्फ फिर इसके बाद में सॉफ्ट बैंक ने अपना स्टेक 2% अभी बेचा नोटिस आने के पहले, और इसके पहले भी वो अपना स्टेक बेचते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टेक इन्होंने अभी बेचा, स्टेक पहले से बेच रहे हैं, 2% तो अभी इन्होंने अभी बेचा। वॉरेन बफेट भी इस आरबीआई के नोटिस आने के पहले एग्जिट कर चुके थे। इनकी रतन टाटा जी की इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं अभी उनके बारे में अभी कोई पुख्ता बात नहीं कह सकता। तो अब ओसीएल जो है वो जो पेटीएम के पीछे जो कंपनी है, वो पीपीबीएल के पीछे वो कंपनी क्या कहती है, वो कंपनी कहती है कि भाई कि हम इसके पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब हम पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं गूगल से या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाने के लिए उसके बीच में एक नोडल अकाउंट भी होता है जो उसको चेक करके उसको आगे पास ऑन करता है। तो आरबीआई ने इनको नोडल अकाउंट यूज़ करने के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब होगा क्या, ओसीएल जो है वो कहना है कि भाई इन सारी बातों की वजह से हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम ये सारे सर्विसेज जो हैं
वो क्योंकि ये सब पीपीबीएल को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है, हमको तो नहीं किया है, ओसीएल को। तो ओसीएल ये सारे सर्विसेज पीपीबीएल के माध्यम से चलाती थी, तो पीपीबीएल रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो हम उसमें अभी भी खुले हुए हैं और हम ये जो सर्विसेज चलाते हैं, हम ये सारी सर्विसेज किसी दूसरे रूट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। सपोज़ जैसे कि वॉलेट का बिज़नेस है, तो वॉलेट जो है वो उसमें ये कोई पैसा अब नहीं ले पाएंगे, तो वॉलेट के बिज़नेस में तो ये इनका जो बिज़नेस है वो ज़ीरो हो जाएगा। इनका एक और बिज़नेस है मर्चेंट बिज़नेस। मर्चेंट बिज़नेस जैसे कि हम किसी शॉप्स पे जाते हैं, उनका क्यूआर जो है हम वो लेते हैं, स्कैन करते हैं और पेमेंट कर देते हैं, वो मर्चेंट बिज़नेस है। तो उस मर्चेंट बिज़नेस के बीच में जो ट्रांजेक्टरी सिस्टम होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनका ओसीएल का कहना है कि ये हम किसी दूसरे लार्जर बैंक के साथ में ट्रांसफ़र कर देंगे उनको, और कई सारे बैंक से हमारी बात चल रही है और वो हमारे इस बिज़नेस को भी लेने के लिए तैयार हैं। इस पेमेंट गेटवे की बात थी कि कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर पेमेंट गेटवे के तौर पर पेटीएम को यूज़ किया जाता था, तो उसके लिए भी जो है उस पे कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। उसमें भी जो है वो पेमेंट गेटवे का जो लिंक है वो ऐसे ही बना रहेगा, और पीछे उसके जो नोडल था वो किसी और के साथ में लिंक हो जाएगा, और पेमेंट गेटवे के ऊपर भी इनको कोई खास इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेंडिंग बिजनेस भी इनका ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि लेंडिंग बिजनेस भी जब ये पीपीबीएल के थ्रू कर रहे थे, अब किसी दूसरी बैंकों के थ्रू करने लगेंगे, तो लेंडिंग बिजनेस में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके बाद में इनका जो यूपीआई का बिजनेस था, तो यूपीआई के बिजनेस के लिए भी ये अपने यूपीआई किसी दूसरे लार्जर बैंकों के साथ में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। इनकी जो कॉन कॉल आया है, उस कॉन कॉल के अंदर इन्होंने इस तरीके की बातें बताई हैं, तो यूपीआई बिजनेस भी इनका सर्वाइव कर जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। वो कार्ड्स भी हैं इनके, डेबिट और क्रेडिट कार्ड टाइप की चीज़ें हैं इनकी, तो वो भी जो है वो दूसरे बैंकों को ट्रांसफर हो जाएंगे, उसमें भी कोई खास इफेक्ट नहीं आएगा। फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं इनकी, जिसमें ये लेंडिंग और लेन देन का काम करते हैं, तो कई तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज हैं इनकी। ब्रोकरेज भी अब ब्रोकर भी बन गए हैं ये कई जगहों पे। इस तरीके की जो इनकी जो एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर भी इनके फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा बिजनेस अब किसी दूसरे बैंकों के साथ में मर्ज कर देंगे, जिसमें से पीपीबीएल को हटा दिया जाएगा। तो बात अब ये है कि इसमें ओसीएल का ये मानना है कि इनका जो अब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, तो उसके अंदर 300 टू 500 करोड़ रुपीज़ का लॉस तो आने की पूरी संभावना है। ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, इसमें एक चीज़ जो है नज़र में रखने वाली ज़रूर है, वो आप सब जानते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। कि अगर पैसे का लेन-देन के अंदर अगर किसी का कोई लोचा है, तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है आग। आज की तारीख में ये मान के चलें कि कोई एक अच्छी खबर अगर बाज़ार में चलती है, तो उसके साथ में 10 फालतू की खबरें भी चलती हैं। आज की तारीख में एक छोटे से छोटा जो वेंडर है, मर्चेंट है, या अपन कैब वाले को भी, अगर ड्राइवर को भी अगर आप बात करेंगे, तो उसको भी पता होगा कि नहीं साहब, पेटीएम वाले में पता नहीं क्या लोचा है, मैंने उससे पेमेंट नहीं लेनी है आपसे। तो ये जो इफेक्ट है मार्केट में, जो लोगों के सेंटिमेंट्स का, वो तो अपना रोल अपने हिसाब से प्ले करेगा उसके अंदर, उसका इफेक्ट जरूर इनके ऊपर आएगा। ये जो बात है कि आईपीओ का जो प्राइस था इनका, अब आईपीओ के प्राइस के ऊपर तो आना इनको बहुत मुश्किल है। 10-20 साल भी लग जाए, मैंने पहले भी बताया कि 10-20 साल भी लग जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 30 साल भी लग जाए आईपीओ की प्राइस पर आने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ड्रामेटिक एक्शन अगर कंपनी ने ले लिया जिसमें इनको बहुत ही ब्लॉकबस्टर बूस्ट मिल सकता हो, वो बात अलग है। बाकी मैं समझता हूँ कि मैंने जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करी हैं, वो आप लोगों को समझ में आई होंगी, और डिस्क्लेमर के तौर पे मेरी बातों को ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ना सेलिंग है ना बाइंग है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ टाइम टू हियर माय वीडियो। थैंक यू, फिर मिलेंगे।